तो ये रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने लिखा है स्पीड के टर्म्स में। किसको? ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर इसको हमको लिखना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में तो क्या लिखेंगे? तो हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा अपॉन में डिवाइड कर देंगे फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कुछ हम ऐसे लिखेंगे तो 1n2 इक्वल टू लिखेंगे n2/n1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाँ, अगर हमको n1n2 लिखना है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो ये होता है n2/n1। क्या होता है? n2/n1। ये n2 क्या है? सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, हाँ, सेकेंड मीडियम मतलब मीडियम 2। n1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो v1/v2 है उसके प्लेस पे क्या लिख देंगे हम? n2/n1। तो साइन i अपॉन साइन r n2/n1 हो जाएगा। ये भी स्नेल्स लॉ है। और इसे हम समझने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n1 साइन i इक्वल टू n2 साइन r। सबसे बढ़िया आपके लिए स्नेल्स लॉ ये है। दिस इज स्नेल्स लॉ। ये क्या है? स्नेल्स लॉ। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करने में कभी मिस्टेक नहीं होगा। ये क्या है? n1 साइन i है, मतलब पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पहले मीडियम में जो एंगल बनता है i उसका साइन, ये बराबर हो जाएगा सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसमें जो एंगल बनता है उसका साइन। मतलब लाइट रे जिस मीडियम से आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसमें जो एंगल बनेगा उसका साइन बराबर कर देंगे जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसमें जो एंगल बनता है उसका साइन। ये स्नेल्स लॉ अप्लाई करने का सबसे बढ़िया फार्मूला है, बेटर फॉर्म कह लीजिए। ठीक है ना? n1 साइन i इक्वल टू n2 साइन r। ठीक है, तो ये है मॉडिफाइड फॉर्म। आप यहाँ तक नोट किए थे, उसके आगे यहाँ लिख लीजिए बिकॉज 1n2 इक्वल टू n2/n1 भी होता है। तो यहाँ n2n1 है क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। n1 n2 क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये हम वहाँ पे पुट करेंगे तो ये एक मॉडिफाइड फॉर्म हमको स्नेल्स लॉ का मिल जाता है। ठीक है, तो ये है आपका स्नेल्स लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म n1 साइन i इक्वल टू n2 साइन r। ठीक है, क्लियर है? n1 साइन i इक्वल टू n2 साइन r, ये भी स्नेल्स लॉ है। सबसे बढ़िया तरीका है स्नेल्स लॉ अप्लाई करने का। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका स्नेल्स लॉ के बारे में। अगर लाइट रे मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही हो तब क्या लिखेंगे? इफ लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1, तब इसे दिखेंगे क्या दिखाएंगे? इसे लिख देंगे 2n1। क्या लिखेंगे? 2n1 इक्वल टू v2/v1 ना, नहीं, v1/v2, v2/v1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? v2/v1। और 2n1 को लिखेंगे
N1 अपॉन N2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका है 2, है ना, 2N1। तो यही है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, और यही सब कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो पहला काम करिए, यहाँ तक नोट करिए। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब इससे आप लोग सवाल लगा सकते हो इसका यूज़ करके। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा, है ना, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो डालिए हेडिंग, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे मान लो कि ये कोई डेंसर मीडियम है। क्या है? डेंसर मीडियम। कोई लाइट रे ऐसे आ रही है, ऐसे यहाँ टकराई है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ से एक हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल, है ना। ये क्या है आपका? डेंसर मीडियम है। इधर क्या है? रेयरर मीडियम है। ये एंगल आपका क्या है? आई है। लाइट रे जब रेयरर से डेंसर जाती है तो क्या होती है? बेंड होती है टुवर्ड द नॉर्मल। तो लाइट रे ऐसे बेंड हो गई। क्या हो गई? बेंड हो गई। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये कहता है, अगर हम रिफ्रैक्टेड रे को, किसको? रिफ्रैक्टेड रे को उसी मीडियम में अगर वापस भेज दें तो ये उसी पाथ से वापस चली जाती है। इफ वी रिटर्न द रिफ्रैक्टेड रे टू द सेम मीडियम, इट रिटर्न्स बाय सेम पाथ। एयर मीडियम ना रहे? नहीं, एयर मीडियम है, जो भी मीडियम है उससे लाइट आ रही है और इस मीडियम में जा रही है। ये रेयरर है और ये डेंसर है। तो अगर मैं इसी रिफ्रैक्टेड रे को वापस भेजूँ रिट्रेस करके, तो इसी पाथ से जैसे आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी। क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए हम यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन मिरर लगा देंगे। इसके परपेंडिकुलर क्या लगा देंगे? एक, हाँ, यहाँ एक प्लेन मिरर लगा देते हैं। ये आपका क्या है? प्लेन मिरर। तो ये नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तो टकरा के रिफ्लेक्ट करेगी वापस। तो जैसे आई है उसी पाथ से देखो वापस चली जा रही है। तो ये अब कहाँ जा रही है? ये लाइट कहाँ जा रही है? डेंसर से कहाँ जा रही है? रेयर। तो डेंसर जब रेयर जाती है तो बेंड होती है अवे फार फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से दूर हटती है, मतलब लाइट रे ऐसे निकल जाती है। क्लियर? यही है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। और इसी में हम लोग लगाते हैं स्नेल्स का लॉ। किसका लॉ? स्नेल्स का लॉ। तो फॉर रेयरर टू डेंसर, यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। मतलब ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे? एयर के रेस्पेक्ट में, हाँ, या रेयर के रेस्पेक्ट में डेंसर का। मतलब ये सेकंड मीडियम अगर कहते हैं और इसे फर्स्ट मीडियम आप कहते हो, तो इसे हम लिखेंगे 1 and 2। क्या लिखेंगे? 1 and 2। ठीक है ना। एंड फॉर डेंसर टू रेयर, डेंसर जब रेयर जाती है तब क्या होगा? डेंसर टू रेयरर। इस कंडीशन में क्या होगा? ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और ये क्या बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब साइन आर अपॉन साइन आई बन जाएगा 2 and 1। बोलो कम क्लियर है ये चीज़ें? क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? आपस में
मल्टीप्लाई, तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, तो साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल टू 1n2 इंटू 2n1, ये इससे कैंसिल, तो फाइनली कंक्लूजन क्या मिलता है 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1 मिला। क्या मिला 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू 1। नोट करिए यहाँ तक पहले। ये नोट कर लिया। अब यहाँ ध्यान दो कि अगर हम पहला माध्यम यहाँ पे जो मीडियम है वो उसको हम क्या कह लें, एयर कह लें, और इसको क्या कह लें, ग्लास। तो जहाँ 1 है वहाँ क्या लिख देंगे ए, और जहाँ ये है 2 वहाँ जी लिख देंगे। इफ़ फर्स्ट मीडियम क्या हो एयर और सेकंड मीडियम क्या हो ग्लास, तो हम इसको लिखेंगे ए एन जी इंटू जी एन ए इक्वल टू 1। बोलो क्लियर है। तो यहाँ से अगर ए एन जी निकालें तो क्या होगा 1 बाई जी एन ए, है ना। ए एन जी कितना होगा 1 बाई जी एन ए। जी एन ए को क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। ए एन जी क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। क्लियर। ये सब सारी बातें हम लोग इसमें सीखते हैं, ठीक है। तो इसको लिखाने की ज़रूरत तो नहीं है ना। ए एन जी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। जी एन ए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। नोट करिए यहाँ तक जल्दी से। तो ये है रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मॉडिफाइड फॉर्म कह लीजिए, या दो मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हो रहा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है या एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो उनके बीच रिलेशन क्या मिलेगी, तो रिलेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल के बराबर होता है ना। जो हमने स्नेल्स लॉ को मॉडिफाई किया था इसी प्रॉपर्टी से किया था। अगर एयर के रेस्पेक्ट में इसका कितना है, मान लो 2 है, कितना है 2, तो इसके रेस्पेक्ट में एयर कितना होगा 1/2 होगा। इस तरह से मतलब कुछ रिलेशन बनता है, रेसिप्रोकल एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यही है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का यूज़ करते हुए हमने रिलेशन निकाला, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ प्रूव करना है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है, क्या वो एंगल ऑफ एमर्जेंट के बराबर होगा। एमर्जेंस वो चेक कर लेते हैं। तो हम इरेज करते हैं और यहाँ पे ये शो करेंगे हम लोग कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल। कैसे होगा इसको हम दिखा देते हैं आप लोग को। देखो ये डेंसर मीडियम आपका है, लाइट रे ऐसे आई, ये बेंड हुई ऐसे, फिर ये यहाँ से टकराई और उसका ये नॉर्मल है आपका है, ये ऐसे निकल जाती है। ये इंसिडेंट रे है, इसके पैरेलल कौन होता है, ये है आपका एमर्जेंट रे, ठीक है। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो ये भी क्या होगा आपका आर ही होगा, और ये हो आई डैश। क्या आई डैश आई आपस में बराबर होंगे। देखो ये वाला जो नॉर्मल है और ये नॉर्मल, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ये क्रॉस है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, आपस में क्या होते हैं, इक्वल। इंसिडेंट रे और ये क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे पैरेलल है ना, ये पैरेलल हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। तो ये एंगल अगर देखा जाए, अगर हम इसको नॉर्मल को आगे थोड़ा सा बढ़ाएं ऐसे, ठीक है, तो ये नॉर्मल और ये जो एंगल बन रहा है और ये एंगल क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। बोलो होंगे ना, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और ये करस्पॉन्डिंग एंगल इस अल्टरनेट मतलब वर्टिकल अपोजिट तरफ बिहेव कर रहा है। देखो अगर इसको यहाँ पे शिफ्ट करो
मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर, करस्पॉन्डिंग ये बन जा रहे हैं दोनों, और ये इसके वर्टिकल अपोजिट बन जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा आपको, ठीक है। अब हम लोग रिफ्रैक्शन चेक करेंगे 3 मीडियम्स के रेस्पेक्ट में। जैसे कि 3 मीडियम का कॉम्बिनेशन बन रहा है, एयर, वाटर, ग्लास, तो इन कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगा हमें कंक्लूजन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो हेडिंग रहेगा रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मीडियम्स, रिफ्रैक्शन थ्रू the combination of different mediums, ठीक है, different mediums। जैसे हमने कहा कि इधर क्या है, एयर, फिर यहाँ पे क्या है, वाटर है, ये, ठीक है। फिर यहाँ पे लगा दिया हमने ग्लास, फिर इधर क्या है, एयर है, ग्लास है, ये क्या है आपका, वाटर है। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 कहा, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 3 है, ये मीडियम 1 है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बन गया। लाइट रे कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है, ऐसे आ रही, मान लो ये आपका क्या है, नॉर्मल है। थोड़ी सी क्या होती है, ऐसे बैंड हो जाती है, ये नॉर्मल है। इसमें और ज़्यादा बैंड होगी लाइट रे, ऐसे बैंड हो जाएगी, क्लियर। क्योंकि वाटर ग्लास के कंपैरिजन में ये रेयर होता है, और ये क्या होता है, डेंसर होता है। वाटर और एयर कंपैरिजन में वाटर डेंसर होता है। अब यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम। अब क्या होगी, बेंड होती है अवे फार फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे लाइट रे ऐसे निकल जाती है, क्लियर। ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस है, इसमें भी इक्वल ही होगा। तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस को हम लोग क्या मानेंगे, आई डैश मानेंगे। ये आपका क्या है, आई है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर लेंगे, यार तो ये भी क्या होगा आपका आर होगा, और ये होगा आर डैश, ये भी होगा आपका आर डैश, है ना। ये क्या होगा, आर डैश, ठीक है, और ये आई डैश, क्लियर। तो हम मीडियम 1 से मीडियम 2 में क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ। यूजिंग स्नेल्स लॉ यूज करेंगे 1 से 2 के लिए, है ना। फॉर मीडियम 1 to मीडियम 2, मीडियम 1 से मीडियम जब 2 में जाएंगे तो क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, लिखेंगे क्या, 1 and 2, है ना, बोलो सही है। अब जब 2 से किस में जाएंगे, 3 में, फॉर मीडियम 2 to मीडियम 3, तो साइन आई के प्लेस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आर है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपकी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनेगा, ये बनेगा, और ये नॉर्मल है, ये आपका आर है, तो साइन आर अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, साइन आर डैश इक्वल टू 2 से 3 में जाना, 2 and 3 लिखेंगे, बोलो सही है, हाँ। सेकेंड नंबर, अब लाइट रे कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, तो क्या होगा यहाँ पे, फॉर मीडियम
3 to मीडियम 1। तो साइन यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनेगा, आर डैश बन जाएगा, ये वाला एंगल आर डैश अपॉन साइन आई डैश। बोलो सही है। और आई डैश बरा, यहाँ पे आई और आई डैश क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसको हम आई मानेंगे। क्या मानेंगे, आई। तो ये हम फाइनली इसको आई ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 3 and 1। बोलो सही है। 3 7 में जा रहा है। इक्वेशन नंबर 3। तो हमने तीनों कॉम्बिनेशन में, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम्स में क्या अप्लाई कर दिया, स्नेल्स लॉ। अब क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे और एक कॉन्सेप्ट निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, है कि नहीं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, साइन आर अपॉन साइन आर डैश इंटू साइन आर डैश अपॉन साइन आई इक्वल टू 1 and 2 इंटू 2 and 3 इंटू 3 and 1। क्लियर। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो 1 and 2 इंटू 2 and 3 इंटू 3 and 1 कितना मिला हमें, 1। ये कॉन्सेप्ट मिलता है। और पहला मीडियम क्या हमारा, एयर है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। दूसरा मीडियम क्या है, वाटर, तो ए एन डब्ल्यू लिखेंगे। दूसरा डब्ल्यू है, तो तीसरा क्या है, ग्लास है, तो डब्ल्यू एन जी लिखेंगे इंटू जी एन ए लिखेंगे बराबर 1। हमें डब्ल्यू एन जी मान लो निकालना है, तो डब्ल्यू एन जी इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई जी एन ए इंटू ए एन डब्ल्यू। और आपने पढ़ा है क्या कि 1 बाई जी एन ए, अभी इसके पहले पढ़ाए थे ना, ए एन जी होता है। बोलो होता है। तो जहाँ 1 बाई जी एन ए हुआ, क्या इसको 1 इंटू 1 लिख सकते हो। तो 1 बाई जी एन ए क्या हो जाएगा, ए एन जी। तो ए एन जी बाई ए एन डब्ल्यू क्या मिलेगा हमें, फार्मूला। तो मैं इस साइड लिख देता हूँ। फाइनली क्या मिलेगा हमें, फाइनली हमें मिलेगा डब्ल्यू एन जी का फार्मूला मिलेगा ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। मतलब वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 and 2 इक्वल टू N2 बाई N1 पढ़ा है ना। तो ठीक वैसा ही है, डब्ल्यू एन जी इक्वल टू ए एन जी, मतलब एन जी अपॉन एन डब्ल्यू। ए एन जी को सिर्फ आप एन जी लिख सकती हो, क्योंकि एयर के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वो एब्सल्यूट होता है, तो सिर्फ एन जी लिख सकती हो इसे, और इसे एन डब्ल्यू। क्लियर। तो ये है रिफ्रैक्टिव। जब भी वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का निकालना है, तो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या करो, डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा। अब ग्लास के रेस्पेक्ट में वाटर निकालना है, जी एन डब्ल्यू, तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे, ए एन डब्ल्यू अपॉन ए एन जी हो जाएगा। बोलो क्लियर है। यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर, नोट कर लीजिए। तो ये था आपका रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम्स, और इसके माध्यम से हम किसी भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अगर 2 मीडियम 3 मीडियम का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर निकालना है, तो यही फार्मूला है ना। उनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो ये था कॉम्बिनेशन। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सीखा। ठीक है ना। ये मीडियम कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। जो भी डेंसर है वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम से ही क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है ना। और वो डेंसर होते हैं, लाइट रेयर से डेंसर आती है, या तो डेंसर से रेयर जाती है। बस 2 ही प्रोसेस है यहाँ पे। ठीक है। इसके आगे जो चलेंगे हम लोग, अब सीखेंगे इसमें नॉर्मल शिफ्ट सीखेंगे। जैसे लाइट रे ऐसे आ रही थी, है ना, ये हट गई, इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं, देखो इसको अगर आगे हम एक्सटेंड करते हैं, ये तो इसके क्या होता है, ये जो हमारा इमर्जेंट रे है, वो इंसिडेंट रे क्या होती है, पैरेलल।
तो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना ये हट गई, कितना शिफ्ट हो गई, इसे नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। ओरिजिनल इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये कितना शिफ्ट हो गई, इतना डिस्टेंस परपेंडिकुलर इसका क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो इसे लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट या नॉर्मल शिफ्ट भी कहते हैं। तो नॉर्मल शिफ्ट ये सीखेंगे और रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ क्या होता है वो सीखेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आज के सिर्फ लेक्चर में इतना ही, इसके आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बारे में, ठीक है ना। पढ़िए, आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।